तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 11th अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी नया चैप्टर पढ़िए तो उसका कंसेप्ट अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर तो आपका चैप्टर भी क्लियर। इसलिए दोस्तों आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए और इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। और साथ ही दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन की तो डेफिनेशन कहता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शो बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ दोस्तों? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि आपके पास जो कैश बुक है, आपके पास कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, और आपके पास जो पासबुक है यानी कि बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो बैंक का बैलेंस दिख रहा है, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो उन दोनों डिफरेंस को मिलाने के लिए जो हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसे हम बोलेंगे दोस्तों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपके कैश बुक में बैंक का बैलेंस 10,000 रुपया शो कर रहा है और आपका पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट में आपका बैंक का बैलेंस अगर 12,000 रुपया शो कर रहा है तो इन दोनों के बीच में आखिर ये 2,000 रुपया का डिफरेंस क्यों? इस डिफरेंस को निकालने के लिए हम बनाएंगे क्या? बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? अब दोस्तों इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्यों होता है, ठीक है, ये भी हमें जानना जरूरी है कि हमारे कैश बुक के बैंक बैलेंस और हमारे पासबुक के बैंक बैलेंस के बीच में डिफरेंस क्यों होता है। तो सबसे पहला दोस्तों यहां पे कह रहा है डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में टाइम गैप हो जाता है, इसके वजह से कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड इन बैंक। आपने क्या किया दोस्तों, एक चेक इशू किया, एक चेक काटा और दे दिया। जैसे ही आपने चेक काटा आपने अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया पेमेंट साइड में कि भाई हमने एक चेक काट लिया है, ठीक है, आप अपने कैश बुक का बैलेंस को घटा लिया, ठीक है, लेकिन वो चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ। जब आपने अपने पासबुक को देखा तो देखा कि भाई ये चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा, जब तक वो चेक प्रेजेंट नहीं होगा बैंक में क्लियर होने के लिए, तब तक तो वो बैंक के पासबुक में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, टाइम गैप हो रहा है, तो इसकी वजह से डिफरेंस हो सकता है। दूसरा दोस्तों कह रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड। ठीक है, आपको कहीं से चेक रिसीव हुआ, आपने तुरंत अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया रिसिप्ट साइड में कि भैया एक चेक मुझे रिसीव हुआ। उस चेक को आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। तो वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा तब तक आपके पासबुक में नहीं दिखेगा। तो इसके वजह से दोस्तों आपके कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों कैसा कर रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। आपने एक चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया, आपने अपने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा लिया, लेकिन एक्चुअली में वो चेक जो है बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, भजा ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ, तो वो भी तो आपके पासबुक में नहीं दिखेगा। तो इसके वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है? अब दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बैंक डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अगर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो जैसे ही बैंक आपको इंटरेस्ट देगा आपके बुक्स में वो एंट्री कर लेगा, यानी कि पासबुक में वो एंट्री आपको दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं था, आपने अपने कैश बुक में इसको एंट्री नहीं किया, तो इस वजह से डिफरेंस होगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अगर आपका बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो उस ओवरड्राफ्ट पर अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपका बैंक का बैलेंस घट जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं था, आपने अपने कैश बुक में एंट्री नहीं किया, तो इस वजह से डिफरेंस हो सकता है। आगे कहना दोस्तों बैंक चार्ज। किसी भी तरह का बैंक चार्ज अगर बैंक काट लेता है तो वो भी आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप अपने बैंक स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे। खैर अब तो मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आप बैंक स्टेटमेंट ना निकाल लें या फिर पासबुक को अपडेट ना करा लें, तो इस वजह से भी डिफरेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू बैंक। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट करा देते हैं आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से, ठीक है। तो इस केस में भी आपको पता नहीं चल पाता है, बैंक में आपका बैलेंस बढ़ जाता है और आपने कैश बुक में उसका एंट्री नहीं किया, तो इस वजह से भी डिफरेंस हो जाते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट आप डायरेक्ट कर दीजिएगा,
ठीक है, बैंक ने क्या किया दोस्तों कि उसका पेमेंट डायरेक्ट कर दिया, आपको इंटीमेशन नहीं दिया कि भाई हमने पेमेंट किया है, तो आपने इसका एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं किया, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक आपका इंटरेस्ट डायरेक्ट कलेक्ट कर लेता है कहीं से, यानी कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो डायरेक्ट बैंक जो है आपका इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेता है, या फिर कहीं से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उसे डायरेक्ट बैंक कलेक्ट कर लेता है। तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चल पाता है जब तक कि आप उसे पासबुक को अपडेट नहीं कर लेते हैं, जब तक कि आप बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाल लेते, तो इस वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों कर रहा है डिफरेंस ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। कभी कभी दोस्तों ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने में गलतियां भी हो जाती हैं, इस वजह से भी अमाउंट मैच नहीं करता है। जैसे पहला दोस्तों कर रहा है कि एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बाय फॉर्म। जिस फॉर्म में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने में कोई गलती कर दिया, तो इस वजह से भी डिफरेंस हो जाता है ना। तो जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे गलती हुई है। क्लियर है? उसी तरह दोस्तों दूसरा कर रहा है कि एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। कभी कभी बैंक द्वारा भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तो जब आप बीआरएस बनाएंगे तो वो भी गलतियां आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए भी दोस्तों बीआरएस तैयार किया जाता है। अब दोस्तों बीआरएस को अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं कि ये आपका डबल कॉलम कैश बुक है और ये जो अमाउंट का कॉलम आपको दिख रहा है ये बैंक का कॉलम है, यहाँ पे हमने कैश का कॉलम नहीं बनाया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ बैंक का कॉलम बनाया है। ठीक है, अब दोस्तों इस कैश बुक में आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 40,000। ठीक है, आपके पास 40,000 ओपनिंग बैलेंस था। आपने क्या किया दोस्तों, रमेश के नाम पे 20,000 रुपया का चेक इशू किया। ठीक है, जैसे ही आपने 20,000 का चेक इशू किया आपने उससे पेमेंट साइड में एंट्री कर लिया। क्लियर है? उसी के साथ साथ दोस्तों मोहन से आपको 10,000 रुपया का चेक रिसीव हुआ। जैसे ही चेक रिसीव हुआ आपने उसे अपने कैश बुक के रिसिप्ट साइड में एंट्री कर लिया। क्लियर है? और साथ ही उस चेक को आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा लिया। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों इस कैश बुक में टोटल रिसिप्ट कितना होगा 50,000 एंड टोटल पेमेंट कितना होगा 20,000। इसका जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा दोस्तों 30,000। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब दोस्तों पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन कर रहा है बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट ₹20,000। जब आपने अपने पासबुक को अपडेट कराया तो आपके पासबुक में 20,000 बैलेंस दिख रहा था, जबकि आपके कैश बुक में 30,000 बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों है, इसी को निकालने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब आपने अपने पासबुक को अपने कैश बुक से मिलाया तो देखा कि ये जो 10,000 रुपया का चेक आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया था ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो ये चीज आपकी बीआरएस में दिखेगा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर बाय बैंक। क्लियर है? उसी तरह दोस्तों दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट ₹50,000। दूसरा कंडीशन में बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया हुआ है 50,000 और आपका बैलेंस कितना है 30,000। अब दोस्तों जब आपने पासबुक और कैश बुक को मैच कराया तो पता चला कि आपने जो 20,000 रुपया का चेक रमेश के नाम पे इशू किया था ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो इसी की वजह से यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपके बीआरएस में दिखेगा कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू किया 20,000 का लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हम बीआरएस तैयार करेंगे। आगे की वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बीआरएस बनाना सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैक्सिमम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।